ये माधवी फाउंडेशन लखनऊ और विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट आगरा का संयुक्त आयोजन है और राष्ट्रीय पुस्तक मेले में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन यहाँ रखा गया है। साहित्य में जो है पर्यावरण प्रकृति का क्या योगदान हो सकता है, किस तरह से हम साहित्य से प्रकृति और पर्यावरण को लेकर आम लोगों में, आम पाठकों में जागरूकता ला सकते हैं। इस विषय पर जो है दिन भर चिंतन मनन के सत्र होंगे और सम्मान समारोह होगा, कवि सम्मेलन होगा और इसमें भाग लेने के लिए देश भर से जो है यहाँ पर मनीषी पधारे हैं। मैं मुकेश तिवारी हूँ, विचार प्रवाह साहित्य मंच इंदौर का अध्यक्ष हूँ। मैं डॉक्टर ओंकारनाथ द्विवेदी हूँ, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर। मैं इस अवसर पे ये कहना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम रखा गया है खास तौर से चिंतन के लिए, गोष्ठी के लिए, पर्यावरण प्रकृति बोध और पर्यावरण चिंतन साहित्य के क्षेत्र में, तो प्रकृति तो तब से है जब मनुष्य पैदा भी नहीं हुआ था और हमारे वैदिक साहित्य से लेकर आज तक प्रकृति का ही खास तौर से गुणगान हुआ है और ये बताया गया है कि जितना आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतनी सेहत आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पर्यावरण भी इसलिए ठीक रहेगा कि पृथ्वी के ऊपर जो एक आवरण है उसी को पर्यावरण कहते हैं। चारों ओर जो आवरण है किस चीज का है? हवा का है और हवा सब जानते हैं पेड़ पौधों से होती है। तो पेड़ पौधे अगर लगे रहेंगे, वृक्षारोपण रहेगा, प्रकृति को हम संपन्न करेंगे तो हमारा पर्यावरण भी दुरुस्त होगा। इसी को हमारे हिंदी साहित्य में ही नहीं, संस्कृत साहित्य में, प्राकृत में और जो इधर बात की अपभ्रंश आए हमारे मध्यकाल से लेकर आधुनिक युग तक जितने महत्वपूर्ण कवियों ने, सब ने इस पर बहुत अच्छी रचना की और रचना इसलिए उनकी सार्थक थी। चाहे इस युग के प्रसाद जी हों, पंत जी हों, पंत जी को तो प्रकृति का कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। यही चीज कालिदास से लेकर हमारे पंत जी और नागार्जुन तक या नए कवियों ने, सब ने बराबर जोर दिया है कि साहित्य में यदि प्रकृति की हम उपेक्षा करेंगे तो पर्यावरण भी खंडित होगा। पर्यावरण और प्रकृति के दूषित होने से मनुष्यता जो है वो प्रभावित हो जाएगी, हमारी सभ्यता प्रभावित हो जाएगी और अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। मैं ये उनकी प्रशंसा करूंगा कि माधवी फाउंडेशन से डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी ये जो कार्यक्रम करती हैं समाज में, साहित्य में एक जागरूकता लाने के लिए और केवल जागरूकता लाने के लिए ही नहीं, उस पर अमल करने के लिए, एक सार्थक दृष्टि प्रदान करने के लिए वो ये कार्य करती हैं। और उनके तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं समाज और साहित्य के क्षेत्र में जिसको वो केवल वाचिक रूप में नहीं बल्कि सक्रिय रूप में करके निभाती हैं। और मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो बहुत दिनों तक इसी तरह का कार्यक्रम करती रहें, समाज और साहित्य में जो एक जागरण का संदेश दे रही हैं वो देती रहें। नमस्कार, आप सभी को विद्या बिंदु सिंह का प्रणाम। आज का विषय बड़ा ही प्रासंगिक है, प्रकृति और पर्यावरण चेतना। ये हमारे आदिकाल से हमारे साहित्य में, वेदों से लेकर के लोक साहित्य तक इसका प्रसार है और प्रकृति का इतना उपकार है मनुष्य के ऊपर कि उससे अलग होकर के वो जी ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे जितने व्रत अनुष्ठान हैं, चाहे लिखित साहित्य हो या वाचिक साहित्य हो, जितने संस्कार हैं, सब में प्रकृति की साझेदारी और प्रकृति के ऊपर जो आश्रित भाव है, उसके प्रति जो उपकार भाव है, उसको व्यक्त किया जाता रहा है। आज हम प्रकृति से कटने के बाद जो कष्ट झेल रहे हैं उसको, अभी भयंकर बीमारी कोरोना के काल में सबने महसूस किया कि प्रकृति ही रक्षक है, प्रकृति ही जन्म देती है, वही पालन करती है। एक हाइकू विधा की और मैं कहना चाहूँगी, इसका पूरा का पूरा प्रकृति पर ही केंद्रित है। प्रकृति के माध्यम से बात कही जाती है, प्रकृति के द्वारा, और उसमें मानव स्वभाव भी एक प्रकृति का अंग है। तो उसको केंद्रित करके हाइकू विधा हमारे जितने कवियों ने कविता लिखी या कहानी लिखी या कोई भी साहित्य रचा, सब में प्रकृति ही मुख्य रही है। आज भी उसको फिर से याद करने की ज़रूरत है, प्रकृति के उपकार को याद करने की और प्रकृति से जुड़े रहने के लिए सबको संदेश देने की ज़रूरत है, जिससे हमारी नई पीढ़ी आने वाले भावी संकट से बची रहे और अपनी सुरक्षा कर सके, अपने आगे वाली संतति की रक्षा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्री वर्मा, पूर्व अधिकारी राज्य महिला आयोग।
मैं साहित्य और पर्यावरण के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के रूप में कार्य करती हूँ। और आज का जो आयोजन गंगोत्री फाउंडेशन और निखिल फाउंडेशन ट्रस्ट ने जो यहाँ पर आयोजन कराया है, उस समय बहुत कम है, विषय बहुत व्यापक है इस पर चर्चा के लिए। पर्यावरण के संदर्भ में सरकार भी बहुत कार्य कर रहा है, लेकिन इस तरह के आयोजन करके माधवी फाउंडेशन ने एक नया आयाम दिया है समाज में, जो लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही व्यवहारिक है। माधवी फाउंडेशन की जो हमारी सीनियर हैं डॉक्टर मिसले दीक्षित जी, इस तरह के कार्यक्रमों को जगह जगह पर आयोजित करके लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करती हैं कि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और पर्यावरण को बचाएं। कहा गया कि हमारे पूर्वजों ने पेड़ लगाया तो हम उनके फल खा रहे हैं, अगर हम आज नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे। सरकार भी इस पर बहुत ही पहल कर रही है और हर व्यक्ति का दायित्व है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, जहाँ तक संभव हो पाए अपने समय का उपयोग करके पर्यावरण को बचाने में और वृक्षारोपण में अपना सहयोग करें। मैं प्रोफेसर विश्वंभर शुक्ल हूँ लखनऊ से, और यहाँ आज पर्यावरण संचेतना पर साहित्यिक भूमिका की ओर अपने कुछ विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं ये समझता हूँ कि एक लंबे समय से साहित्यकार प्रकृति वर्णन, उसके श्रृंगार का सदैव प्रशस्ति करते रहे हैं, और स्थिति ये है कि इतना कुछ लिखा गया है, मन पढ़कर अभिभूत होता रहा है। लेकिन आज का समय, जब कंक्रीट के जंगल इतनी तेजी से उभर गए हैं, प्राकृतिक वन संपदा समाप्त हो गई है, मनुष्य का सांस लेना दूभर हो गया है, सूर्य काला हो रहा है, धूप पीली हो रही है, तो इस समय साहित्यिक सृजनकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें चाहिए कि ऐसा कुछ लिखें कि इसके प्रति एक जागरण की भावना, इसके प्रति एक शुद्धिकरण की भावना, इसके प्रति एक प्रकृति संरक्षण की भावना जागृत हो, आगे बढ़े। मैं तो यही आशा करता हूं कि लोग रचनाओं को पढ़ते हैं, प्रभावित भी होते हैं। तो अगर साहित्यकार लिखेगा, क्योंकि साहित्यकार तो समाज का अग्रणी होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो साहित्यकार जब लिखेगा तो कुछ न कुछ तो उसका असर पड़ेगा ही। आज जरूरत है इस पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति को दूर किया जाए, सूरज को थोड़ा आजाद किया जाए, धूप को चमकाया जाए। इस पर्यावरण संचेतना की बहुत आवश्यकता है। डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी का तो बहुत अधिक योगदान है, उन्होंने तो बहुत अधिक कार्य किया है, और विशेष रूप से पर्यावरण को लेकर उनका जो एक ये सोच है, उनकी जो संकल्प यात्रा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, महनीय है। और मैं तो समझता हूँ कि इसकी प्रशस्ति की जानी चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और उनका इस मामले में अभिनंदन अवश्य ही होना चाहिए। मैं डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल शितिकंठ, डॉक्टर मिथिलेश जी इस संदर्भ में बहुत जागरूक हैं। साहित्य की महत्ता का प्रतिपादन और प्रकृति के साथ उसका संयोजन जैसा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रकृति और मनुष्य का चिरंतन संबंध है। आदिकाल से ही प्रकृति मनुष्य की चिरसहचरी रही है। मनुष्य प्रकृति को सामान्य जड़ सत्ता नहीं मानता, साहित्यकार उसे एक जीती जागती चेतन सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। साहित्य में प्रकृति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान आदिकाल से ही प्राप्त होता रहा है। वास्तव में प्रकृति के विभिन्न दृश्यों को देखकर कभी वो उल्लसित होता है, कभी रोमांचित होता है, कभी विस्मित होता है, तो कभी उसके प्रति पूजा आराधना का भाव उत्पन्न होता है, कभी वो विभिन्न प्रकार से उसका
स्तवन बंदन करता है तथा उसके विभिन्न सौंदर्य परक स्वरूपों का चित्रण और अंकन करता है साहित्य के क्षेत्र में। तो संसार के प्रत्येक साहित्य के क्षेत्र में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। आदिकाल में अगर हम ऋग्वैदिक काल से लेकर के देखें तो वैदिक काल में भी उषा सूक्त, वरुण सूक्त, मरुत सूक्त इत्यादि को पढ़ करके देखें तो प्रकृति का जीता जागता जीवंत सजीव चित्रण हमको देखने को मिलता है। ऐसा लगता है प्रकृति भी हमारे सुख दुख में हाथ बटाती है, हमारे साथ हंसती है, रोती है। यही स्वरूप हमको आगे चल कर के फिर उपनिषद ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, आर्यनकों में भी मिलता है। ऐसे ही पाली साहित्य में प्रकृति को महत्व कम मिला है। जातक ग्रंथों में खास तौर से महात्मा बुद्ध की जीवन की कथाएं हैं, इसलिए वहाँ उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। लेकिन बाद में प्राकृत में अपभ्रंश साहित्य में भी प्रकृति का महत्वपूर्ण अंकन हुआ है। इसी प्रकार से जब हम अपने हिंदी साहित्य में आकर के देखते हैं तो आदिकाल या वीरगाथा काल में उसे विशेष महत्व नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद में भक्ति काल में उसे सूर और तुलसी जैसे कवियों ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। सबसे अधिक महत्व उसको कबीर और जायसी जैसे कवियों ने रहस्यात्मक प्रसंगों के अंकन के साथ दिया। और इसके बाद में यदि हम आगे देखते हैं रीतिकाल में तो प्रकृति जो है उसकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त होती हुई दिखाई देती है। वो केवल उद्दीपन विभाव का एक के रूप में हमारे सामने आती दिखाई देती है। तो उसके क्षेत्र को संकीर्ण कर दिया इन कवियों ने। तो केशव से लेकर के आगे हम अगर देखते हैं भारत हरिश्चंद्र तक यही स्थिति है। फिर द्विवेदी काल में प्रकृति अपने स्वच्छंद रूप में दिखाई देती है। वहाँ पर उसको ऐसा लगता है सांस लेने का एक अवसर प्राप्त हुआ। और उसके आगे बढ़ करके छायावाद युग में तो प्रकृति हमारी अप्सरा के रूप में दोनों पंखों को खोल करके गगन में उड़ने के लिए आतुर दिखाई देती है और उड़ती हुई दिखाई देती है। तो सर्वाधिक प्रतिष्ठा छायावादी कवियों ने प्रकृति की। तो ये प्रकृति बोध विभिन्न साहित्यों में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अंकित हुआ है। अंग्रेजी साहित्य में अगर हम देखें तो मैथ्यू आर्नल्ड से लेकर के मिल्टन तक प्रकृति के दृश्य भरे पड़े हैं। और प्रकृति के कवि के रूप में तो विख्यात हैं ही, वर्ड्सवर्थ सभी जानते हैं। अब ये है, आप देखें तो एक प्रकार से प्रकृति हमारे भावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करती है। हमारी अंतर्वृत्तियों की, हमारी सौंदर्य भावना का परिष्करण करती है, संस्करण करती है। तो उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमारा साहित्य जो है, हमारा साहित्यकार वो पर्यावरण के प्रति जागरूक दिखाई देता है। विभिन्न रूप में जो प्रदूषण व्याप्त हो गया है उस पर साहित्यकार अपनी लेखनी उठा रहा है। तो मैं ऐसे सुंदर महत्वपूर्ण आयोजन के लिए परम आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी का हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके ऐसे कार्य होते रहने चाहिए ताकि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारे मन में जागरूकता उत्पन्न होती रहे, हम लोग निरंतर उसके लाभान्वित होते रहें। मैं प्रदीप कुमार दास दीपक छत्तीसगढ़ सारंगढ़ जिला से आया हूँ जी। बिल्कुल ये मेरे लिए तो एकदम बिल्कुल नया अनुभव है। और डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी जो हिंदी हाइकू जगत के एकदम शीर्षस्थ हाइकू कवयित्री हैं, उनका हमें आदेश हुआ, आमंत्रण मिला और वो मुझे हाइकू गौरव सम्मान से भी सम्मानित कर रहे हैं। माधवी फाउंडेशन से हाइकू गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। और हाइकू जो है हमारा एक जापानी काव्य शैली है और इसमें हमारे भारतीय बौद्ध धर्म का छाप पूरा दिखता है। हाइकू शैली, इस पर सर्वप्रथम काम हम देखें तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी जब जापान यात्रा किए 1919, उस समय से जापान यात्रा से आने के पश्चात उन्होंने अपनी जापान यात्री पुस्तक में सर्वप्रथम हाइकू का जिक्र किया उन्होंने। और उसके बाद फिर हम देखते हैं तो अज्ञेय जी के बाद
प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंह जी, सत्यभूषण वर्मा जी, भगवत शरण अग्रवाल जी, दीदी डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी, रामनिवास पंथी जी, कमलेश भट्ट कमल जी, जगदीश व्योम जी, इस प्रकार से शीर्षस्थ लोग हाइकू में कार्य कर रहे हैं। और प्रोफेसर आदित्य प्रताप सिंह जी, भगवत शरण अग्रवाल जी, ये उस समय से जो मैं भी काम कर रहा हूँ, और वर्ष 2004 में हाइकू मंजूषा नामक एक पत्रिका मेरे संपादन से निकल रही थी, और कुछ कारणवश मैं उस पत्रिका को नहीं निकाल पाया, बीच में ही पत्रिका बंद हो गई। और दीदी का आशीर्वाद इनके पे हमेशा बीच बीच में बात होती रहती है, और उनके प्रोत्साहन से फिर मेरे द्वारा 2021 से हाइकू मंजूषा का प्रकाशन किया गया, और उसका वो जो प्रवेशांक है, प्रवेशांक का लोकार्पण भी यहीं हाइकू सम्मान समारोह, जो राष्ट्रीय हाइकू समारोह हुआ था 2020 में, उस समय लोकार्पण हुआ दीदी के हाथों। उसके बाद अभी जो हमारा अक्टूबर दिसंबर अंक आया है हाइकू मंजूषा का अंक, और ये बिल्कुल डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी जो हाइकू के शीर्षस्थ कवयित्री हैं, उन पर, उनकी रचनाधर्मिता पर केंद्रित ये अंक हमने विशेषांक के रूप में निकाला है, जिसका लोकार्पण इस पुस्तक मेला में होना है। और ये एक बड़े गौरव का विषय है कि डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी, उनका आदेश मिला और हम आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाए हैं। हमें बहुत ही अपार गर्व का महसूस हो रहा है। मैं डॉक्टर सुभाषिनी शर्मा, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में रसायन विज्ञान की प्रोफेसर हूँ, और यहाँ माधवी फाउंडेशन के द्वारा जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी की जा रही है निखिल प्रकाशन और आगरा के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में, उसमें मैं आज सहभागिता के लिए आई हुई हूँ। मुझे जो विषय दिया गया है पर्यावरण के ऊपर, कि रासायनिक हथियारों का जो उपयोग हो रहा है आजकल, उसका जो विपरीत प्रभाव हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ रहा है, उसके ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहूँगी। कि जो आजकल की जो समस्या हो रही है, जब हम देखते हैं समाचारों में कि सब जगह युद्ध हो रहे हैं, और युद्ध में कोई भी नियम नहीं मानते, सब लोग अपने रासायनिक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। हमें इसे रोकना होगा, कोई ना कोई ऐसी कठोर नीति बनानी होगी ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर पर्यावरण सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। और अगर पर्यावरण को पर जो ये इनका प्रभाव है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं, सॉइल पोल्यूशन भी है, रिवर पोल्यूशन भी है, सभी तरह का पोल्यूशन है जो कि हमारी पूरे इकोसिस्टम को खराब करता है। तो इसलिए हम इस संगोष्ठी के माध्यम से ये चेतना लोगों में डालेंगे कि इस तरह के जो रासायनिक हथियारों का प्रयोग है उसको बंद किया जाए, और अपने पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह सुरक्षित किया जाए। एक अंतिम सवाल है आपसे। हाँ बोलिए। डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी हाँ। लगातार जो है पर्यावरण हाँ। संरक्षण को लेकर हाँ। उनके योगदान को क्या है? उनका हमारे जीवन में तो बहुत योगदान है, क्योंकि हमको पर्यावरण और इस तरह की उससे जोड़ने के लिए, सहभागिता कराने के लिए वो हमें बहुत प्रेरित करती हैं, और उन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप हम गाजियाबाद से चल के यहाँ पर आए हैं इस संगोष्ठी में सहभागिता के लिए। तो उनका जो योगदान है, क्योंकि उन्होंने कई बड़े बड़े मंचों से ये पर्यावरण के ऊपर कई पुस्तकें भी निकाली हैं, कई वो भी निकाले हैं, संस्करण भी निकाले हैं, और एक जो वो हाइकू के माध्यम से पर्यावरण के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर हाइकू की रचना कराती हैं। तो उससे भी लोगों में बहुत अच्छी जन जागृति होती है, और लोगों की विचारधारा बहुत अच्छी बन रही है इसके लिए। नमस्कार, मैं मीनू खरे, पूर्व उपनिदेशक आकाशवाणी लखनऊ, और मैंने जल संरक्षण के लिए एक विशेष मानव श्रृंखला चलाई है रेडियो वेव्स पर। पूरे देश से 367 वाटर वॉरियर्स, यानी ऐसे लोग जो जल संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, उनको लेकर आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर एक विशेष मानव श्रृंखला का निर्माण किया, जिसका शीर्षक बूंदों की न टूटे लड़ी। और इस माध्यम से मैंने ये दिखाया कि रेडियो को
एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके किस तरीके से लोगों के बिहेवियरल चेंज यानी व्यवहार परिवर्तन किए जा सकते हैं और जल के प्रति उनकी संवेदनशीलता को परिवर्तित किया जा सकता है। ये 1 साल तक चली मानव श्रृंखला मुझे लगता है कि रेडियो के इतिहास में एशियन रिकॉर्ड्स होल्ड करती है और पहली ऐसी मानव श्रृंखला है जो रेडियो वेव्स पर बनी और इससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया। पूरे उत्तर प्रदेश से 25 से अधिक ऐसे रेडियो जल क्लबों का निर्माण हुआ कि सुदूर गांवों के लोगों ने रेडियो जल क्लब बनाए और जल क्लबों के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, लोगों में जल संरक्षण की सीख दे रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो कारवां है ये आगे चलता रहेगा। क्योंकि अब मैं आकाशवाणी से सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने एक इंटरनेट रेडियो स्टेशन बनाया है रेडियो बूंद, जो एक्सक्लूसिवली जल संरक्षण को समर्पित है। अब रेडियो बूंद के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर आजेंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली एवं बैसवारा शोध पीठ संस्थान अध्यक्ष रायबरेली, निराला इस्मत संस्थान रायबरेली से संयोजक मंत्री के रूप में राष्ट्रीय पुस्तक मेला में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी संस्था के द्वारा आज छत्तीसगढ़ से चल करके आए हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दास जी, उनको निराला इस्मत सम्मान इस राष्ट्रीय पुस्तक मेला में प्रदान किया जाना है। आज ये संगोष्ठी का विषय है पर्यावरण पर। इस पर हम सभी लोगों को अपने अपने विचार साझा करने हैं और निश्चित रूप से पर्यावरण के क्षेत्र में हमारा बैसवाड़ा पीछे नहीं है। डॉक्टर आदर्श कुमार जी हमारे यहाँ लगातार पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर महादेव सिंह पंचवटी के माध्यम से हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं और यहाँ हम लोग विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं पर्यावरण की संचेतना पर। निश्चित रूप से मित्रों, वह समय दूर नहीं, जैसे एक समय था कि हम लोग जल की बाटल कहीं लेकर नहीं चलते थे, लेकिन आज कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके पास जल की बाटल ना हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि हमको ऑक्सीजन की किट कहीं ना लेकर चलना पड़े, इसलिए आवश्यकता है कि हम पर्यावरण संरक्षण पर बल दें। डॉक्टर मिथिलेश दीक्षित जी लगातार साहित्य के क्षेत्र में क्रांति करती रही हैं। एक लंबे अरसे से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में काम किया है और आज ये पर्यावरण संरक्षण पर एक संगोष्ठी का आयोजन करा करके उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की जो मुहिम चलाई है उसके हम सभी सहभागी हैं। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।